So good morning everyone. वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। सो कल काफी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर देंगे तो फिर ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग डूबने लग जाते हैं। कल जो पढ़ा था उसमें कोई भी समस्या है तो बताओ, बस ऐसे मत बोलना कि सर उसको वापस पढ़ा दो या वापस बता दो, क्योंकि उसके लिए तो रिकॉर्डेड है आपके पास। कोई पर्टिकुलर डाउट मतलब समझते हो कि सर ये ऐसे क्यों हुआ या फिर ऐसे कैसे फाइंड किया, डाउट ये होता है। ऐसा नहीं कि सर रिपीट कर दो, उसके लिए रिकॉर्डेड पड़ा है आपके पास। सो अगर कोई समस्या नहीं है तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो ताकि मैं मूव कर सकूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कल एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था हम लोगों ने, जिसे टर्निंग मोमेंट डायग्राम टर्निंग मोमेंट हम लोगों ने बोला था। अब मैं यहां पर कल ये पता चल गया था कि हाँ भाई फ्लक्चुएशन होगा। सो आज पता करेंगे फ्लक्चुएशन कैसा होगा। ये पता करने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट डायग्राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टर्निंग मोमेंट डायग्राम की चर्चा करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। सो व्हाट इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम? जो कैपिटल टी का फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था वो थीटा पर कैसे डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ये अलग अलग इंजन्स के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स अलग अलग तरह का होता है। अब इंजन जो है वो आप आईसी इंजन में पढ़ते हो, लेकिन बेसिकली उनके लिए जो टी थीटा कर्व है वो हम लोग यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक इंजन होता है आपके पास में सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। सो मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, कैसी इसकी वर्किंग होती है। ये आईसी इंजन जब आप पढ़ेंगे शायद उसके अंदर आ सकता है, अदरवाइज आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट ये है, मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये किसके लिए होता है, क्योंकि जनरली आप ये याद कर लेते हो। सो ये टी और ये थीटा, जब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंजन के लिए जो टी थीटा कर्व होता है वो कुछ ऐसे ऐसे बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है टॉर्क पहले तो बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो टॉर्क है वो इस तरीके से कांस्टेंट रहे, इस तरीके से कांस्टेंट रहे। सर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल बताई थी कहानी। आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपके साइकिल टाइम के लिए कितने पैसे आने वाले हैं। 6,000 रुपए आने वाले हैं। साइकिल टाइम कितने दिन का है? 30 दिन का है। तो 6,000 डिवाइड बाय 30, 200 रुपए। कांस्टेंट 200 रुपए आप रोज खर्च कर सकते हो। तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे पास में टोटल कितनी एनर्जी है, हमारे लिए टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान बताता हूं फिर से। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। देखिए बेटा, लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो होता है एक्स, एंगुलर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है थीटा। लीनियर में जो वेलोसिटी होती है वो होती है v, एंगुलर में जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा। लीनियर में जो एक्सेलरेशन होता है ना वो होता है a, एंगुलर में अल्फा। लीनियर के अंदर जहां मास यूज होता है, एंगुलर में वहां पर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I यूज होता है। अरे यार रणधीर, में क्या पढ़ा रहा हूं, तुम क्या पूछ रहे हो? पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। आप अगर 10 बजे ज्वाइन करते हैं तो मैंने टाइम दिया था स्टार्टिंग में, ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं।
है ना। अब इसके बीच में ये छोड़कर मैं तुम्हें वो कैसे समझाऊं अभी? ठीक है, तो पहले आप जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो। आपके पास कमेंट सेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कमेंट कर दो, है ना। आराम से सुनो थोड़ी देर, जब आपको मौका मिलेगा, सर ने कहा है कि अब कोई और भी डाउट है तो पूछ लो। आखिरी में हमेशा मैं आप देखा करो 11:40 पर ही मैं बोल देता हूं बस खत्म, इसके आगे कल पढ़ेगी। और अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको मौका दिया था, लेकिन अब बीच में कोई किसी तरह का कमेंट मत करो। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि अगर बीच में डिस्टरबेंस हुआ तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जिस फ्लो में डिलीवर होना चाहिए ना, उस फ्लो में डिलीवर नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए आप कमेंट सेक्शन पे मैं सिर्फ इतना पूछूंगा यस और नो, तब आप टाइप करें। तब तक आप बहुत ध्यान से, बहुत शांति से सुनो, इंजॉय करो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करोगे ना तो सब्जेक्ट कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, सो ये लीनियर एक्स, ये थीटा, यहां पर वेलोसिटी v, ये ओमेगा, यहां पर एक्सेलरेशन a, ये अल्फा। यहां पर जहां मास मोमेंट, जहां मास यूज होता है वहां मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है। जहां पर फोर्स यूज होता है यहां पर टॉर्क यूज होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको आप क्या बोलते हो? वर्क डन। तो जब आप लीनियर मोशन के लिए वर्क डन की चर्चा करते हैं तो बोलते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होता है ना, उसको हम वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन का मतलब, वर्क डन रेफर्स टू एनर्जी, ध्यान रखना। वर्क डन का मतलब एनर्जी से ही हमारा यहां से। तो जब आप इसके अंदर वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स की जगह टॉर्क, एक्स की जगह थीटा, तो टी थीटा कर्व जो होगा उसका जो एरिया होगा वो क्या बताएगा आपको? वर्क डन के बारे में बताएगा। सो हमने बोला ये हमारे पास टी थीटा कर्व तो है, इसका अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो वो वर्क डन को बताएगा। तो हमने बोला इसका मतलब एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन। तो फाइंड क्या कर रहे हो आप? वर्क डन पर साइकिल। एक साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है। सर एक साइकिल का वर्क डन क्यों फाइंड कर रहे हो? इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए साइकिल के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है। जैसे आपके पास 6,000 रुपए अवेलेबल थे ना, तो 6,000 के हिसाब से तो कांस्टेंट खर्चा कर पाओगे ना। वैसे ही इस सिस्टम के लिए भी आपको पता करना पड़ेगा कि साइकिल के पास में कितनी एनर्जी अवेलेबल है एक साइकिल के अंदर। तो हमने बोला वर्क डन पर साइकिल पता कर लो। तो आपने बोला वर्क डन फाइंड करने के लिए एरिया चाहिए। एरिया किसका एरिया? ये किसका कर्व है? ये है टी का कर्व। तो हमने बोला टी को इंटीग्रेट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। हमने कहा कहां से कहां तक? आपने बोला एक साइकिल के लिए आपको वर्क डन चाहिए, तो हमने बोला 0 से इसका जो भी टाइम पीरियड है, 0 से इसका जो भी टाइम पीरियड है। सर आपका टाइम पीरियड क्या था? 30 डेज। याद करो 30 डेज। 30 डेज के बाद में फिर से पैसे आते हैं। तो हमने बोला जो भी टाइम पीरियड है, हमें नहीं पता कितना है टाइम पीरियड, व्हाटएवर जो भी टाइम पीरियड है, तब तक इसको इंटीग्रेट कर दो, पूरा एरिया आ जाएगा। और पूरा एरिया अगर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक साइकिल में कितनी एनर्जी आपके पास में अवेलेबल है। फिर से बोल रहा हूं, जो बोर्ड पर लिखा है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो बोर्ड पर लिखा है अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो बताओ उसमें क्या क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दो। जो बोर्ड पर लिखा है, आगे मत भागना। पर साइकिल, एक साइकिल का फाइंड करना पड़ेगा ना। पीडी टाइम पीरियड है, एक साइकिल की स्टडी कर रहे हैं इसलिए पर साइकिल लिखा है। क्लियर? अरे सूरज एंड सोनू दोनों स्टूडेंट, पूरा सेंटेंस लिखा करो भाइयों। कितनी बार बता दिया तुम लोगों को। अब आपने लिखा पर साइकिल, तो पर साइकिल का क्या करना है? इसका फोटो वोटो निकाल के फ्रेम लगाना है, क्या करना है? सोनू जी लिख रहे हैं वर्क डन पर साइकिल। पूरा लिखा करो सर। वर्क डन कैसे लिखा? ऐसे, वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन पर साइकिल हम बचपन में पढ़ते हैं कि जब लीनियर मोशन होता है तो जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता है,
उसके एरिया को वर्क डन पर साइकिल बोलते हैं। जब एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क, एक्स की जगह थीटा, टी थीटा जो कर्व होता है उसका जो एरिया होता है उसको वर्क डन पर साइकिल बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। एक साइकिल का फाइंड करना है, इसलिए इसको 0 से इसके टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर दिया। टाइम पीरियड हमें पता नहीं है कितना होगा, बस हमने बोल दिया जो भी टाइम पीरियड होगा तब तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ भाई, सूरज और सोनू बताओ। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, टोटल वर्क डन मतलब टोटल कितनी एनर्जी है? 6000 रुपए। आपका टाइम पीरियड कितना है? 30 डेज। मीन एवरेज कितना खर्चा कर सकते हो? 200 रुपए। तो एवरेज कितना खर्चा कर सकते हो अगर इसको मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा ना। हाँ भाई, संदीप आपने लिखा है नहीं, क्यों लिखा है नहीं जरा बताओ। 200 मल्टीप्लाई बाय 30 अगर कर दूंगा तो 6000 आ जाएगा। मतलब टोटल कितनी एनर्जी है, या तो ऐसे बोल दो 6000 है, या फिर 200 पर डे कितना एक्सपेंस कर सकते हो, इसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो तब भी कितना आने वाला है? 6000। तो दोनों केस में सेम ही वैल्यू आने वाली है। हमने कहा कि ये हमने बताया टोटल कितना अवेलेबल है। अब हम बोल रहे हैं यूनिट टाइम में कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब किस मीन टॉर्क पर मैं इसको लाना चाह रहा हूं, टी मीन। ये आपका वो 200 रुपए है, ये कौन है? ये आपका वो 6000 रुपए है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? टी मीन, मीन खर्चा मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका टाइम पीरियड है, आपका 30 डेज था। सो दिस इक्वल्स टू दिस हो सकता है ना, बोलो यस और नो। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे जो मैंने यहां पर लिखा उसमें कोई समस्या है क्या? क्लियर है इतनी बात? चलिए, इतनी बात अगर क्लियर है तो इसको हटा दो। आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि एक दिन में 200 रुपए आप खर्च कर सकते हो? आपने टोटल जितना भी एनर्जी अवेलेबल था उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। तो हमने बोला यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, टी मीन इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड टी डी थीटा। ये क्या किया सर आपने? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। सिर्फ ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, इसको इधर डिवाइड में भेज दिया। बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ उस टाइम पीरियड को डिवाइड में भेज दिया, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी यहां से। जब आपने ये सेम डायग्राम ड्रॉ किया, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, तो हमने देखा कि यहां पर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए ये जो टी थीटा कर्व देखने को मिला, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई,
वो स्टूडेंट जिन्होंने आईसी इंजन नहीं पढ़ा है वो लोग तो मेरी बातों को मान लेना कि ऐसा होता है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने आईसी इंजन पढ़ा है वो लोग खुद से इस बात को रिकॉल कर सकते हैं कि जब 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है एक्सपांशन और चौथा होता है आपके पास में एग्जॉस्ट। ये सब चीजों पर हमें चर्चा नहीं करनी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूं। तो जब हमने टी थीटा कर्व को ऑब्जर्व किया तो पहले स्ट्रोक के अंदर तो ये देखने को मिला ऐसा, दूसरे स्ट्रोक के अंदर ये देखने को मिला ऐसा, तीसरे में ऐसा और चौथे में फिर से ऐसा। ऐसा ही है। तो हमने कहा कि सर देखो टॉर्क को यहां पर देखो, आप टॉर्क को यहां पर देखो, कितना ज्यादा डिफरेंस है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। देखो एक खिलाड़ी है, मान लो रोहित शर्मा, जस्ट एक पॉइंट समझा रहा हूं, और एक खिलाड़ी है मान लो विराट कोहली। रोहित शर्मा ने पहली इनिंग खेली और उसने बना दिए 200 रन, दूसरी इनिंग खेली उसने बनाया 0, तीसरी इनिंग उसने खेली उसने बना दिए फिर से 100 रन, फोर्थ इनिंग जब उसने खेली उसने बनाया 0। हमने इसका एवरेज पता किया। जब हम इसका एवरेज पता कर रहे हैं तो ये आ रहा है 200 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 4। जरा बताओ कितना आ रहा है? 300 डिवाइड बाई 4। सो ये आ रहा है 75 आ रहा है कि ये 75 आ रहा है ना। फिर हम गए विराट कोहली के पास, उसने पहली इनिंग खेली 100 बनाया, दूसरी इनिंग खेली उसने 50 बनाया, तीसरी इनिंग खेली उसने 80 बना दिया, फोर्थ इनिंग 85 बना दिया, फोर्थ इनिंग खेली उसने 65 बना दिया। है ना? इसको बना दो, हाँ मान लो यहां पर 75 है और यहां पर भी 75 है, ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे। तो हमने इसका एवरेज पता किया। जरा देखो इसका एवरेज कितना आ रहा है? 100 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 75 डिवाइड बाय 4। इसका एवरेज भी क्या 75 ही आ रहा है। इसका एवरेज भी क्या 75 ही आ रहा है। बोलो या सुन। है ना? सो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर भी एवरेज 75, यहां पर भी एवरेज 75। दोनों में डिफरेंस है कंसिस्टेंसी की। दोनों में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है? दोनों में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है? कंसिस्टेंट मतलब भरोसेमंद। किस पर ज्यादा भरोसा आपको दिखाई देगा? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन कम है। फ्लक्चुएशन ऑलवेज रेफर्स टू मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। फ्लक्चुएशन जो है वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है। यहां पर ये कभी तो 200 रन बनाएगा, कभी 0 बनाएगा। यहां पर ये बेचारा 100 से 50 के बीच में ही वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। तो फ्लक्चुएशन का मतलब है आप सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम की स्टडी करोगे, इन बिटवीन कोई भी चर्चा नहीं करोगे। यहां देखो मैक्सिमम और मिनिमम, जब इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होता है, जब इन दोनों में गैप ज्यादा होता है तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है। बनाए दोनों ने बराबर रन है, एवरेज दोनों का बराबर है, लेकिन फ्लक्चुएशन इसमें ज्यादा है। अगर मान लीजिए एक टीम, एक मैच आप खेल रहे हैं, आपको 45 रन की जरूरत है,
तो आप कहेंगे कि अब रोहित शर्मा को भेज देते, आपको ऐसा लगेगा कि या तो देखो वो तो 200 बनाएगा, नहीं तो वो 0 रन बना के आ जाएगा, तो आप तो हार जाएंगे। अगर आप विराट कोहली को भेजेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं 50-60 रन तो बना के आएगा ही वो। सो पॉइंट इसकी जो फ्लक्चुएशन आप देख पा रहे हैं वो फ्लक्चुएशन ऑलवेज मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की चर्चा करता है। इन बिटवीन क्या हो रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, इन बिटवीन क्या हो रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर जब आप फ्लक्चुएशन 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 बोल रहे हो तो मैं आपको बोल देता हूं फ्लक्चुएशन मैक्सिमम और मिनिमम की चर्चा करता है। तो हमने बोला मैक्सिमम और मिनिमम में तो बहुत ज्यादा गैप है, अगर बहुत ज्यादा गैप है तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप यूज करते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन, जब मल्टी सिलेंडर इंजन की आप बात करते हैं तो इसके अंदर ये एक्सपांशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम पर कोई एक सिलेंडर पावर स्ट्रोक देता है तो दूसरे टाइम पर कोई और देता है, कुल मिला के हमेशा हमेशा आपको वहां से पावर मिलती रहती है, तो फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोला भी जाता है मल्टी सिलेंडर, द पर्पज ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन is to reduce the purpose of multi-cylinder, the purpose of use of multi-cylinder engine is to reduce the requirement of flywheel। क्या समझे? जब फ्लक्चुएशन ज्यादा तो बैंक की जरूरत पड़ेगी, फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी, जब फ्लक्चुएशन कम तो फ्लाईव्हील की जरूरत कम पड़ेगी। अरे भाई एक मजदूर है, मजदूर वर्क लेबर, उसके पास आते ही 200 रुपए, उसको बैंक के पास क्यों जाना है? वो बोलेगा भाई साहब कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है, इधर 200 रुपए आते शाम तक खत्म। और एक बिजनेसमैन है, आज उसने 4 लाख का बिजनेस किया, कल 10 लाख का बिजनेस किया, परसों 25 लाख का बिजनेस किया, आज 10 रुपए का बिजनेस किया, लाइक फ्लक्चुएशन है, तो बैंक के पास जाएगा ना। सो जब फ्लक्चुएशन ही नहीं है तो बैंक की जरूरत क्या है? जब फ्लक्चुएशन होगा तो ही बैंक के पास जाओगे ना आप। सो यहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा है देन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील ज्यादा, फ्लक्चुएशन कम है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील कम। ऐसा नहीं बोल रहे फ्लाईव्हील की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील कम होता है। देखिए मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये अभी डाउट नहीं पूछना है, अभी पॉइंट क्लियर हुआ होगा ये थोड़ा बहुत, बोलो ये सुनो, अभी डाउट नहीं पूछना है, अभी सिर्फ ये बताओ पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत। बेसिकली इस फ्लाईव्हील की स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें पहला टर्म आता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है कि एनर्जी में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो होगा उसी को क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम, या बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी। एक्चुअल में फ्लाईव्हील के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऑफ फ्लाईव्हील। अदरवाइज इन दोनों के डिफरेंस को ही ये बोला जाता है, लेकिन फ्लाईव्हील की बात हो रही है इसलिए मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल ई मैक्स से, डेल ई मैक्स से। तो ये बनेगा मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। दूसरा जो पैरामीटर होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle, या बोल सकते हो and work done per cycle, is known as coefficient of fluctuation of एनर्जी। मतलब CE, डेल ई मैक्स डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। देखिए ये तो इसका फॉर्मूला है, ये बताता क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर सीई की वैल्यू ज्यादा आ रही है, लाइक सीई की वैल्यू 1% है और कहीं पर सीई की वैल्यू 2% है फॉर द सेम वर्क डन पर साइकिल, तो यहां पर एनर्जी में फ्लक्चुएशन कम आ रहा है, यहां पर एनर्जी में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रहा है, बस और कुछ नहीं है इसका सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर सीई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। अगर सीई की वैल्यू कम है तो इसका मतलब फ्लाईव्हील की एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो कम आ रहा है। जैसे अभी फ्लाईव्हील की एनर्जी ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, तो ये इसको बोला जाता है फ्लक्चुएशन। तो सीई की वैल्यू जितनी ज्यादा, वो फ्लक्चुएशन उतना ही ज्यादा होने वाला है। इसी तरह से एक और पैरामीटर होता है जिसको बोला जाता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अगेन आप लिखेंगे डिफरेंस between maximum and minimum speed of, difference between maximum and minimum speed of flywheel is known as maximum fluctuation of speed। मतलब डेल एन मैक्स इक्वल्स टू एन मैक्स माइनस एन मिन, एन मैक्स माइनस एन मिन। मतलब जो फ्लक्चुएशन आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोला जाएगा, डेल एन मैक्स। देखिए एन जो है मैंने एक दिन आपको बताया था, एन जो है वो किसके अंदर है, आरपीएम के अंदर है। स्पीड को आप ओमेगा, रेडियन पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हो। तो अगर वहां से आप लिखेंगे डेल ओमेगा मैक्स इक्वल्स टू, तो ये होगा आपके पास में ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन। देखिए ओमेगा और एन में एक रिलेशन होता है, मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन बाई 60, जहां पर जो एन है वो आपका आरपीएम में और ओमेगा जो है वो आपका रेडियन पर सेकंड में। फोर्थ पॉइंट जो आपके पास में आता है बिल्कुल सेम, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड।
सेम कहानी है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, the ratio of maximum fluctuation of speed and mean speed is known as coefficient of फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब CS इक्वल्स टू, बोल रहा है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन डिवाइड बाय मीन स्पीड। मीन स्पीड n जो होता है वो दिया जाता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 से। तो इसके रेशियो को क्या बोला जा रहा है? CS। या फिर रेडियन पर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइड बाय ओमेगा। सो ओमेगा क्या होगा बेटा? ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन डिवाइड बाय 2। तो ओमेगा बता रहा है मीन स्पीड को, एन भी बता रहा है मीन स्पीड को। ओमेगा बोल रहा है रेडियन पर सेकंड में, एन बोल रहा है रेडियन पर सेकंड में। तो दो CS के फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक है एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाय एन, दूसरा है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्या दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी? क्या दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी? बोलो यस सुनो। क्या दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी? ऑफ कोर्स सेम आएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n बाय 60। तो आप लिख सकते हो यहां पर 2 पाई n, ये मैक्सिमम है तो ये भी हो जाएगा मैक्सिमम, n मैक्सिमम डिवाइड बाय 60 माइनस 2 पाई n मिनिमम डिवाइड बाय 60। यहां पर हो जाएगा 2 पाई n डिवाइड बाय 60। 2 पाई बाय 60 कॉमन लीजिए और कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए ये बन गया आपके पास में n मैक्स माइनस n मिन डिवाइड बाय n, और ये आपने ऊपर भी लिखा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से CS फाइंड कीजिए या यहां से CS फाइंड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है CS बराबर 1%, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है CS की वैल्यू 0.01 लेनी है, मतलब 1% फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए प्लस माइनस 1%, इसका मतलब यह है कि वो 2% फ्लक्चुएशन है, 1% ज्यादा 1% कम, तो ये 2% फ्लक्चुएशन है, तो आपको इसकी वैल्यू 0.02 लेनी है। ये गलती कभी कभी स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब जितना भी अभी तक बताया है बेटा, जितना भी अभी तक बताया है, आप बताइए उसमें अगर कोई समस्या है तो, अगर डाउट है तो पूछो। जितना बताया उसके अंदर, ये तो सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स ही है जो मैंने आपको बताया। देखो कोई भी समस्या अगर है तो, और अगर क्लियर है तो क्लियर बोल दो एक बार जल्दी से। क्लियर है तो एक बार क्लियर बोल दो। सर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का कर्व, हाँ बताओ। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का कर्व, क्या समस्या है इसमें? किसने पूछा था? परमेश्वर।
सक्शन एंड कंप्रेशन में नीचे ही क्यों? देखो, पहली चीज तो परमेश्वर एक कर्व मैंने बनाया नहीं है, ऐसा कर्व ये होता है, ठीक है, जिसको डिराइव करना पड़ता है। डिराइव करने के लिए टी और थीटा की इक्वेशन है, टी इक्वल्स टू एफ आर, कल बताया था शायद, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, आई थिंक यहां पे 2 था, नहीं 2 नहीं था शायद, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इस f को आपको पुट करना पड़ेगा f गैस माइनस f इनर्शिया माइनस f, तो ये इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल्स टू f गैस माइनस f i माइनस f मल्टीप्लाई बाय r एंड दिस कंप्लीट इक्वेशन। फिर आपको f गैस को पुट करना पड़ेगा p गैस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पिस्टन माइनस f i को पुट करना पड़ेगा m r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय n, फ्रिक्शन को तो मान लेंगे आप 0, मल्टीप्लाई बाय r एंड मल्टीप्लाई बाय ये साइन वाला पूरा फंक्शन। उसके बाद में आप हर एक स्ट्रोक के अंदर प्रेशर की स्टडी करोगे, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसको देख के उल्टा आप और डिप्रेशन में आ जाओगे, इसीलिए ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपने बोला है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये कर्व ऐसे होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा डराता हूं। सो जैसे जैसे पिस्टन आपके, ये P एटमॉस्फेरिक होता है, जैसे जैसे पिस्टन आपके आगे बढ़ेगी, सक्शन के अंदर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा। सक्शन के बाद में कौन सा आया, एटमॉस्फेरिक से प्रेशर नीचे लेके जाओगे, फिर आया आपके पास कंप्रेशन, तो प्रेशर को आप बढ़ाओगे, फिर उसके बाद में होती है इसके अंदर फायरिंग होते ही प्रेशर वापस रिलीज किया जाता है, और फिर आता है एग्जॉस्ट। सो 4 केस बनते हैं यहां पर प्रेशर के, 1 2 3 4, हर एक केस को एपी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर बनती है आपकी पूरी इक्वेशन, और उस इक्वेशन को ड्रॉ करना आपके लिए पॉसिबल है नहीं, मेरे लिए है, आपके लिए तो 1% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप y बराबर साइन x बना सकते हो, साइन स्क्वायर x में अटक जाओगे, तो इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये कर्व ऐसे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बोला सक्शन के अंदर और कंप्रेशन के अंदर कर्व नीचे क्यों आया? अरे कॉमन सेंस बोलता है सक्शन में आपको काम करना पड़ेगा या इंजन आपको काम करके देगा? आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको काम करना पड़ेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो एरिया देखो नीचे की साइड आएगा, एरिया देखो नीचे की साइड आएगा, एरिया देखो नीचे की साइड आएगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां से आपको आउटपुट मिलता है, इसलिए ये वाला एरिया ऊपर की साइड होता है। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात? सूरज 2% क्लियर नहीं हुआ भाई। 1% फ्लक्चुएशन का मतलब कितना होता है? 100 का 1% कितना हुआ? 1। प्लस माइनस 1% का मतलब हुआ 100 से 1% ऊपर जा सकते हो, 1% नीचे जा सकते हो, मतलब 99 भी हो सकता है और 101 भी हो सकता है, तो टोटल 2% हो गया ना ये। तो वो 2% को कभी कभी प्लस माइनस 1% भी बोल देगा। चल वापस आ जाओ पॉइंट के ऊपर। सो ये इतनी कहानी थी जो बेसिकली मैंने आपको यहां पर बताई है। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारा की पॉइंट, जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिसको हम लोग अभी इतनी देर से याद कर रहे हैं, विच इज फ्लाई व्हील। सो अब इसके बारे में थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं जो स्टेटमेंट एग्जाम में हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। देखिए, सुनिए, समझिए, फ्लाई व्हील क्या करता है। अब फ्लाई व्हील को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है, क्योंकि अब जो भी पैरामीटर्स हमें चाहिए थे वो सारे पैरामीटर्स हमने ले लिए। हमने एनर्जी फ्लक्चुएशन की बात कर ली, हमने
स्पीड फ्लक्चुएशन की बात कर ली हमने, कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी फ्लक्चुएशन की बात कर ली हमने, कोफिशिएंट ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशन की बात कर ली। अब ये सब जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं उसको भी तो लाने की जरूरत है। सो वो कौन है? फ्लाईव्हील। सो फ्लाईव्हील का मेन काम क्या होता है? सर फ्लाईव्हील का मेन काम होता है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना। व्हाट काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस फ्लाईव्हील एक्चुअली कंट्रोल्स? वो फ्लक्चुएशन जो एक साइकिल में हो रहे हैं। एक साइकिल में होने वाले फ्लक्चुएशन को कौन कंट्रोल करेगा? फ्लाईव्हील। तो आपने यहां पर सबसे पहले सबसे कीमती स्टेटमेंट लिखा है जो एग्जाम में बार बार हमें देखने को मिला है। फ्लाईव्हील जनरली यूज्ड टू कंट्रोल speed fluctuations in one cycle when there is no load variation on क्रैंकशाफ्ट। सो बहुत ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि जब क्रैंकशाफ्ट इंजन के ऊपर कोई लोड वेरिएशन नहीं हो, इंजन के ऊपर जो भी लोड दिया गया हो वो बदल नहीं रहा हो, उस टाइम पर एक साइकिल में जो फ्लक्चुएशन आ रहे होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए आप फ्लाईव्हील यूज करोगे। अच्छा, अभी तक आपने इतनी सारी चीजें कैलकुलेट की, कहीं पर भी आपने थ्रोटल वाल्व जहां से फ्यूल की सप्लाई होती है उसकी चर्चा नहीं की। कहीं से भी आपने ये नहीं बोला ये देखो ये फ्यूल आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, फ्लाईव्हील ने ऐसे रोक लिया है, वैसे रोक लिया है, कोई चर्चा नहीं की। कारण क्या है कि फ्लाईव्हील का फ्यूल से कोई लेना देना ही नहीं है। सो ये स्पीड फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है पर फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल नहीं करता, ध्यान रखना। इट does not control fuel supply। 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या करता है? जब एनर्जी ज्यादा होती है तो अपने पास में स्टोर कर लेता है, जब एनर्जी कम होती है सिस्टम के पास तो अपने पास से उसी एनर्जी को वापस सप्लाई कर देता है। कुछ मैकेनिज्म होती है जिनको बोला जाता है इंटरमिटेंट मैकेनिज्म्स। इंटरमिटेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे पंचिंग प्रेस को। देखो ये पंच नीचे आया, पंच करके वापस चला गया, पंच नीचे आया, पंच करके वापस चला गया। तो आप देखेंगे कि जो पंच है वो अभी तो मजे से घूम रहा है, फिर सडनली पंच किया फिर मजे से घूमने लग गया। तो अगर इसको पूरे ड्यूरेशन में 10 सेकंड में एक पंच कर रहा है तो एक्चुअल में जो काम कर रहा है वो तो 1 ही सेकंड कर रहा है ना, 9 सेकंड तो ट्रेवलिंग में जा रहा है। इस तरह की मैकेनिज्म जहां पर एक्चुअल टाइम जो होता है ना वो साइकिल टाइम से बहुत कम होता है, जैसे 10 सेकंड साइकिल टाइम है पर एक्चुअल वर्किंग टाइम सिर्फ 1 सेकंड का है, इस तरह की मैकेनिज्म को आप बोलते हो इंटरमिटेंट मैकेनिज्म। तो 10 सेकंड में से 1 ही सेकंड काम किया ना, 9 सेकंड मोटर बेचारी कंटिन्यूअसली एनर्जी देती रहती है इनको। सो उस 9 सेकंड में उस एनर्जी का ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो वेस्ट हो रही है। इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म में आप फ्लाईव्हील लगा देंगे ना तो 9 सेकंड तक फ्लाईव्हील वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा और 10वें सेकंड में उसको सप्लाई कर देगा। इस पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊंगा, पंचिंग प्रेस को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं। फ्लाईव्हील also stores energy in intermittent mechanisms like punching press
एटसेट्रा, लाइक पंचिंग प्रेस एटसेट्रा। तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं और उसके बाद मुझे बैटरी बदलनी पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप उसका जवाब देना, फिर उसके बाद में मैं बैटरी बदल के आऊंगा, आपके सबके कमेंट इसमें आ जाएंगे जब तक। उसके बाद में हम लोग उस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है। सभी स्टूडेंट्स का कमेंट इसके अंदर दिखना चाहिए मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ। इतने में मैं बैटरी भी बदल के आ जाऊंगा। जल्दी से, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटस, बहुत ही वाहियात तरीके से एक्सप्लेन किया तुम लोगों ने। तो नहीं पता ना ये तो, हाँ, किसी बॉडी में मास का मूवमेंट पर्टिकुलर पॉइंट से जिस बॉडी अपोज कर रहा है अगेंस्ट मूवमेंट। चलो एक सिंपल सी कहानी बताते हैं। देखिए, इनर्शिया, इनर्शिया एक्चुअल में इनर्शिया क्या होता है, और फिर आता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अरे वाह, इंद्र कुमार ने बिल्कुल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सब कुछ बता दिया। रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, क्लियर है। चलिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर चर्चा करने से पहले 2-3 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्लाईव्हील जो होता है, आपने बोला जरूरत पड़ने पर एनर्जी स्टोर करेगा, जरूरत पड़ने पर एनर्जी वापस सप्लाई कर देगा। तो कैसे स्टोर करता है, कैसे सप्लाई करता है, वो भी मैं बता देता हूं। फ्लाईव्हील इंजन शाफ्ट जिस पे लगी हुई है उसी के ऊपर फ्लाईव्हील लगा हुआ है। तो जब आपके पास में एक्सिस में एनर्जी होगी तो शाफ्ट स्पीड से घूमेगी, तो फ्लाईव्हील भी स्पीड से घूमने लग जाएगा। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाएगी। सर, अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जब बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। वही बॉडी अगर रोटेट कर रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m की जगह i, v की जगह ओमेगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो जब फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करेगा तो हाफ और i तो कांस्टेंट, ओमेगा बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब फ्लाईव्हील एनर्जी को सप्लाई करेगा
तो हाफ और आई तो कांस्टेंट, ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो आप बोल सकते हो व्हेन, सबसे पहला पॉइंट फ्लाईव्हील स्टोर्स एनर्जी in the form of rotational kinetic energy, और वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। when flywheel stores energy, its speed increases and when it supplies energy, its speed decreases। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ, वेरी गुड। सो जो एनर्जी ई है वो कैसे दी जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपने बहुत जगह टर्म यूज किया है ई मैक्स, ई मैक्स का मतलब क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा मैक्स। एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब ओमेगा मैक्सिमम होगा। आपने बहुत जगह टर्म यूज किया है ई मिनिमम, सो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा मिनिमम। सो हमने बोला सर ओमेगा तो उसकी स्पीड है, इट डिपेंड्स कि भाई स्पीड कितनी है, लेकिन आई जो है वो तो एक ही बार फ्लाईव्हील को दिया जाएगा ना, लाइक एक बार आपने एक फ्लाईव्हील यूज कर लिया, उसका आई तो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो एक सुटेबल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील का लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि फ्लाईव्हील किस शेप का होता है। तो आप बोलेंगे डिजाइन या बोल सकते हो शेप ऑफ फ्लाईव्हील। सो फ्लाईव्हील कैन बी ऑफ डिस्क टाइप, रिंग टाइप, डिस्क प्लस रिंग टाइप एटसेट्रा। सर ये रिंग कैसी होती है, देखिए ऐसा हो सकता है कि फ्लाईव्हील सिर्फ एक रिंग हो जिसकी रेडियस आर है, तो आपने बोला रिंग टाइप फ्लाईव्हील, ऐसा हो सकता है। फ्लाईव्हील ऐसा हो सकता है कि एक डिस्क हो, तो ये है डिस्क टाइप फ्लाईव्हील। ऐसा हो सकता है फ्लाईव्हील के अंदर डिस्क भी लगी हो और रिंग भी लगा हो, तो इसे बोला जाएगा डिस्क प्लस रिंग टाइप फ्लाईव्हील। ऐसा हो सकता है कि डिस्क भी लगा हो, रिंग भी लगा हो और स्पोक्स भी बने हो, तो उसे बोलते हैं डिस्क प्लस रिंग प्लस स्पोक्स टाइप फ्लाईव्हील। सो पॉइंट ये है कि सर ये जो चारों फ्लाईव्हील है इनके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंजेस हो रहा है। हमने कहा इनके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंजेस हो रहा है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, आपको मैं बताता हूं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है,
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? सो रिंग के लिए होता है mr² और वही डिस्क के लिए होता है mr²/2। आपने बोला सर व्हाट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मैकेनिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ा है, आपको फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। अभी किसी ने बोला रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रोटेशन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है उसी को आप क्या बोल रहे हैं? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इमेजिन करो एक छोटा सा डिस्क है और एक छोटा सा बच्चा है, कौन है? परमेश्वर मान लो। ये बहुत ही छोटा सा डिस्क है और इसकी स्पीड बहुत कम है। मैं तो बोलता हूं ये रुका हुआ है। परमेश्वर को बोला इसको घुमाओ, तो परमेश्वर ने इसको घुमा दिया बड़ी आसानी से। फिर हमने बोला परमेश्वर को बहुत कम स्पीड पे घूम रही है, हमने बोला परमेश्वर को यार इसको रोक दो, परमेश्वर ने इसको रोक दिया। तो ना तो परमेश्वर को घुमाने में दिक्कत आई, ना ही परमेश्वर को रोकने में दिक्कत आई। लेकिन ये एक बहुत हेवी डिस्क है जिसका वेट मान लो 2000 kg है, रेडियस मान लो कैपिटल R है। हमने परमेश्वर को बोला यार इसको घुमाओ, तो परमेश्वर ने घुमाते टाइम परमेश्वर को याद कर लिया कि बोला सर नहीं घूमेगा ये। तो फिर हम लोग बहुत सारे लोग लेके आए, 200-500 लोग लेके आए, 200 300 400 500 कहीं से लोग लेकर आए और इसको बड़ी स्पीड में मशीनों की मदद से घुमा दिया। अब ये 6000 आरपीएम पर घूम रहा है। अब परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर अब इसे रोको। तो जब ये डिस्क अकेला घूम रहा था तो ये 6000 आरपीएम पे घूम रहा था। परमेश्वर ने इसको रोकने की कोशिश की तो परमेश्वर भी इसके साथ साथ अब 6000 आरपीएम से घूम रहा है, नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि सर इसका मास ज्यादा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जिसकी वजह से इसका रोटेशन हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो रुकने में और घूमने में दोनों में ज्यादा लगेगा। अगर रुका हुआ है तो घुमाने में ज्यादा लगेगा, अगर घूम रहा है तो रोकने में ज्यादा लगेगा। इसका मास कम, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम, तो घुमाना भी आसान, रोकना भी आसान। इसलिए बोला जाता है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या कर रहा है? रोटेशन के अगेंस्ट। अगर रोटेशन हो रहा है तो रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगी, अगर रुका हुआ है तो घुमाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, जिसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। साइकिल चलाई होगी आप सभी लोगों ने, साइकिल चलाई होगी आप सभी लोगों ने, सुनना ध्यान से। साइकिल के जो व्हील होते हैं वो डिस्क टाइप के और रिंग टाइप के, दोनों टाइप के हो सकते हैं। पर आपने देखा होगा कि अगर आप, ये कुछ ऐसा साइकिल होता है मेरे ख्याल से, ये बाइक बन गया, कोई बात नहीं, मान लो कि ये साइकिल है। हाँ अब लग रहा है साइकिल, ठीक है, ये साइकिल आपका। अगर यहां पर मैं डिस्क लगा देता हूं तो जब आप इस साइकिल के ऊपर बैठने वाले हो, इमेजिन करो जब आप इस साइकिल के ऊपर बैठने वाले हो और उसके बाद में आपको क्या करना है? पैडल मारना है। जब आप पैडल मारेंगे तो ये व्हील्स घूमेंगे। आपने क्या लगा रखा है यहां पर? डिस्क। तो हमने बोला सर डिस्क के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो घुमाने में हमें कम मेहनत लगेगी, घुमाने में हमें कम मेहनत लगेगी, तो साइकिल बड़ी आसानी से चलेगी। यहां पर फिर आ गया रिंग। आपने देखा जनरली साइकिल के अंदर रिंग लगी होती है, ना कि डिस्क। साइकिल में जब आप देखते हैं तो डिस्क नहीं होते, रिंग होती है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि रिंग का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अगर रिंग का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसको घुमाने में, इस डिस्क को, रिंग को घुमाने में आपको ज्यादा मेहनत लगवानी पड़ेगी।
और ज्यादा मेहनत लगाने के बावजूद ये साइकिल मार्केट में चलती है और ये साइकिल मार्केट में नहीं चलती, क्योंकि हमको पता है कि अगर इसको घुमाना आसान है तो आपने 100-200 बार पेडल मारा और उसके बाद में छोड़ दिया, तो जब घुमाने में कम रेजिस्टेंस लगा तो रुकने में भी कम रेजिस्टेंस लगेगा। आपने पेडल हटाए, थोड़ी सी दूर में ये रुक गई, जबकि ये साइकिल घुमाने में मेहनत लगेगी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको पेडल मारने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आगे तक बहुत आगे तक बहुत आगे तक चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो घुमाने में अगर मेहनत लगेगी तो रोकने में भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है बेसिकली, या साइकिल में भी जो रेजिस्टेंस, जो फ्रिक्शन, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो इसको ऑल ऑफ सडन रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए ये बहुत दूर तक चलती रहती है। तो हम देखते हैं ना, हम साइकिल चलाते हैं, थोड़ी देर पेडल मारते हैं, फिर आराम से चिल होके वहां पर घूमते रहते हैं, साइकिल अपने आप चलती रहती है। वो इसीलिए चलती रहती है क्योंकि एक बार घुमाने में मेहनत तो लग गई, लेकिन अब रोकने के लिए भी उतना ही फोर्स चाहिए होगा ना, जबकि यहां घुमाने के लिए आसान है तो अपने आप थोड़ी देर में रुक भी जाएगी, लेकिन ये ज्यादा दूर तक चलती है क्योंकि इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि हम साइकिल के अंदर डिस्क के बजाय रिंग यूज करते हैं। बोलो भाई जल्दी से ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो अब अगर आप देखेंगे यहां पर, तो इतने सारे आपके पास में फ्लाईव्हील है, सो वहां पर आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी सुटेबल फ्लाईव्हील होगा, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, आप वो फ्लाईव्हील इनमें से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर इसकी बात करेंगे तो इसका रिंग टाइप का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², इसका होगा mr²/2। इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लो डिस्क के लिए रेडियस है स्मॉल r, इसके लिए है कैपिटल R, तो आप कहेंगे सर I इक्वल्स टू डिस्क के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया md r²/2 प्लस रिंग r², ये इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के लिए मान लो रेडियस स्मॉल r है और रिंग के लिए कैपिटल R है, तो आप बोलेंगे m डिस्क r²/2 प्लस mr r² प्लस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पोक्स। उसका हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। तो किसी भी तरीके का फ्लाईव्हील अगर यूज हो रहा होगा तो उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। इस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल होता है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। बोलिए यस और नो, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो अब आती है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है, बनता भी है बहुत बार, अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो बेसिकली यहीं से बनेगा। ये बोल रहा है कि डेल ई मैक्स क्या होता है आपके पास में, हमने कहा सर डेल ई मैक्स होता है ई मैक्स माइनस ई मिन, ई मैक्स माइनस ई मिन। हमने कहा ई मैक्स क्या होता है, आपने बोला सर ई है काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ आई मैक्स है इसलिए ओमेगा मैक्स, मिन की बात हो रही है तो हाफ आई ओमेगा मिन। हमने कहा यहां से हाफ आई कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिन स्क्वायर। सो अगर आप देखेंगे यहां पर ये बन जाएगा हाफ आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार बनेगा ये ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, एक बार बनेगा ये ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन। ये बन गया आपके पास में डेल ई मैक्स। सो अगर आप लिखेंगे यहां पर डेल ई मैक्स इक्वल्स टू आई ओमेगा मैक्स, देखिए इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूं, डेल ई मैक्स इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन। इस हाफ को यहां से उठाया
और यहां लिख दिया ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन डिवाइड बाई 2। देखो आप जानते हैं सी एस इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइड बाय ओमेगा। तो आप यहां लिख सकते हो ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय सी एस। साथ के साथ आप ये भी जानते हो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन डिवाइड बाय 2। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो डेल ई मैक्स इक्वल्स टू आई आपका एज इट इज ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास में, ओमेगा सी एस। ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन डिवाइड बाई 2 ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ओमेगा। सो डेल ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये आपके पास में फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। क्लियर है इतनी बात। अगर ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील है सो ये बन जाएगा डेल ई इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। सो आपने बोला सर ई मैक्स क्या होता है, हमने बोला ई मैक्स बराबर होता है हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर। आपने कहा सर ई मिन क्या होता है, हमने कहा हाफ आई ओमेगा मिन स्क्वायर। हमने कहा सर ई क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जरा समझिए इसका क्या मतलब है। जब एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आप इसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। ई मीन क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। ई कौन है, ये कौन है, ये मीन वेलोसिटी है, मीन एंगुलर वेलोसिटी। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट मीन एंगुलर वेलोसिटी। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये कौन हो गया, ये हो गया डेल ई इक्वल्स टू 2e सी एस। और ई कौन है यहां पर, ई इज काइनेटिक एनर्जी एट मीन एंगुलर वेलोसिटी, मीन एंगुलर वेलोसिटी। बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट बताएं बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब अगर आपको जो भी मैंने अभी तक बताया उसमें अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछिए। जो भी मैंने अभी तक बताया बेटा उसमें अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैंने अभी तक बताया है अगर उसमें आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हो। और अगर क्लियर है तो मैं अब इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। मैं अब आपको इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल जो हमसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बस एग्जाम्पल मुझे मिल जाए फिर बताता हूं आपको। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो हमसे पूछा गया है, मतलब पूछा जा सकता है या फिर किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बोला गया है इफ सी एस इज द कोफिशिएंट ऑफ
is the coefficient of speed fluctuation, coefficient of speed fluctuation of a flywheel then the ratio of omega max divided by omega min will be, sorry जो क्वेश्चन है एज इट इज लिख देते हैं, will be ए ऑप्शन 1 minus 2CS divided by 1 plus 2CS. B option 2 minus CS divided by 2 plus CS. C option 1 minus 1 plus 2CS divided by 1 minus 2CS. D option 2 plus CS divided by 2 minus CS. ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए इसे। मैं ज्यादा टाइम आपको दूंगा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोग ट्राई करके एक ऑप्शन पर जाने की कोशिश करो, ट्राई करके एक ऑप्शन पर जाने की कोशिश करो। सभी लोग 2 मिनट मतलब 120 सेकंड बहुत होते हैं आपके लिए। कोई भी स्टूडेंट जो किसी ऑप्शन पे पहुंच पाया हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। सबसे पहली चीज, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये जानना जरूरी है। सर हमारे पास में अवेलेबल है CS इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा। हमने कहा इसको कंप्लीटली ओमेगा मैक्स और मिन में कन्वर्ट कर दो, तो आपने बोला इसको लिख सकते हैं ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय, जो ओमेगा आ रहा है उसको आप लिख सकते हो ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन डिवाइड बाय 2। इस CS को आप लिख सकते हो CS इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ये वाला फैक्टर हमें फाइंड करना है। डी किसने बताया? ये परमेश्वर ने। चलो देखते हैं परमेश्वर डी ऑप्शन सही है कि गलत है। तो ये फैक्टर इसमें बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा? मैक्स को मिन से डिवाइड कर दो। तो आपने बोला कि जो राइट हैंड साइड है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा मिन से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन माइनस 1
साथ में 2 भी है यहां पर, और यहां से भी ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सी एस ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन माइनस 1, सी एस ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन प्लस सी एस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन माइनस 2। अगर आप देखेंगे यहां पर ये बन जाएगा आपके लिए सी एस ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन, और इस फैक्टर को भी इधर ले आओ, ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन इक्वल्स टू -2 माइनस सी एस। यहां से ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बनेगा सी एस -2 इक्वल्स टू -2 माइनस सी एस। सो ये बन जाएगा ओमेगा मैक्स डिवाइड बाय ओमेगा मिन इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बन जाएगा आपके पास में 2 प्लस सी एस, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा 2 माइनस सी एस, माइनस से माइनस कट गया तो ये बन गया 2 प्लस सी एस डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एस। सो डी ऑप्शन परमेश्वर ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। एक्चुअल में आप चाहें तो अब इसको आगे से याद भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 प्लस सी एस डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एस कैसे आ सकते हैं सर डायरेक्टली क्वेश्चन? वो दे सकता है क्वेश्चन नंबर 1, इफ सी एस इक्वल्स टू 1% देन द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मिन बताओ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन इक्वल्स टू 2 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.01, और यहां से आपका जो भी डिजायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है? जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे आपसे पूछा जाएगा जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया गया है अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क, जस्ट अ सेकेंड, अ सॉलिड circular disk of uniform thickness 20 mm, radius 200 mm, and mass 20 kg, and mass 20 kg is used as a flywheel, if it rotates at 600 rpm, the kinetic energy of the flywheel in joules is। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया हमसे, जबकि आप ध्यान से देखिए तो उसने बोला एक सॉलिड डिस्क है,
जिसकी डायमेंशंस आपको दी गई है, बोल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, वो रोटेट कर रही है। तो हमने कहा अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत सिंपल। सो हमने कहा आई क्या होता है, आपने बोला सर डिस्क के लिए आई होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हमने बोला एम कितना दिया गया है, आपने बोला सर 20 kg। रेडियस कितनी दी गई है, आपने बोला सर रेडियस इज 0.2। थिकनेस का यहां कोई काम नहीं है। सो यहां से आपको m मिल जाएगा। ये जो m मिलेगा, सॉरी ये जो i मिलेगा वो मिलेगा आपको kg मीटर स्क्वायर में। अब आपको चाहिए ओमेगा। ओमेगा क्या होता है सर, 2 पाई n बाय 60। हमने बोला 2 पाई n कितना दे रखा है 600 आरपीएम डिवाइड बाय, तो ये मिल जाएगा आपको रेडियन पर सेकंड में। जरा मुझे बताओ आई कितना मिल रहा है, एक बार सभी स्टूडेंट मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे आई कितना मिल रहा है। सभी स्टूडेंट मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे आई कितना मिल रहा है। बताओ जल्दी से। 0.04 0.4 ओके। ओमेगा कितना मिल रहा है जरा बताओ, ओमेगा कितना मिल रहा है, आई 0.4 बिल्कुल सही है। ओमेगा मिल रहा है 62.83 रेडियन पर सेकेंड। सो इन सबको पुट कर दो, हाफ आई आपके पास में 0.4 और ओमेगा हो गया 62.83 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बता दो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा है, 789.52 और मेरे ख्याल से ये जूल में आ रहा है, किलो जूल में आ रहा है, जूल में ही आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ पा रहे हो किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। ये कैलकुलेशन जो है ये आपके एग्जाम के लिए सुटेबल नहीं है। आपका जब एग्जाम आएगा तो कैलकुलेशन वो थोड़ा सा सिंपल बना के आपको देगा। क्लियर है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में देने वाला है, जैसा कि वो अगले क्वेश्चन में देने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। द स्पीड ऑफ एन इंजन, द स्पीड ऑफ एन इंजन varies from 210 रेडियन पर सेकेंड टू 190 रेडियन पर सेकेंड। इट मींस वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है तभी स्पीड कम हो रही है। ड्यूरिंग साइकिल the change in kinetic energy, the change in kinetic energy, the change in kinetic energy is found to be 400 Newton meter, found to be 400 Newton meter. The inertia of the flywheel, in kg meter square is, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है द स्पीड 210 से 190 रेडियन पर सेकेंड तक वेरी कर रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया डेल ई बराबर 400, मतलब E1 माइनस E2। तो हमने बोला E1 मतलब इस स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और इस स्पीड पर काइनेटिक एनर्जी। स्पीड यहां से यहां गई है तो काइनेटिक एनर्जी E1 से E2 पर चली गई। तो E1 माइनस E2 कितना है, डेल E विच इज 400। यह आपको 400 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, E1 को मैं लिख सकता हूं हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर।
और ये कितना दिया गया आपको 400, ये कितना दिया गया आपको 400। सो आप देख सकते हैं यहां पर हाफ आई को कॉमन ले लिया जाएगा। ओमेगा 1 कितना है 210 का स्क्वायर 190 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा आपके पास 400। सो 400 इक्वल्स टू हाफ आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस कर दीजिए। अब देखिए अगर आप ऐसा दिमाग नहीं लगाते हैं और आप इसका स्क्वायर करने लग जाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी, आपसे कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। 400 1/2 आई, प्लस करने से आ रहा है 400, माइनस करने से आ रहा है 20, 400 से 400 चला गया, ये आ गया 10। सो आई इक्वल्स टू आ रहा है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। जरा बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, लेकिन होमवर्क पर जाने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग। और अगर कोई समस्या आपकी है तो अब आप वो समस्या बता सकते हो। अगर कोई समस्या आपकी है तो अब आप वो समस्या बता सकते हो। हाँ रणधीर क्लास में हो तुम, बताओ। ये देखो रणधीर क्लास में दिख ही नहीं रहा। कैसे जेईएन बनोगे बे ऐसे? अब डाउट पूछने का टाइम है, तो जब उसने डाउट पूछा, डाउट पूछने के टाइम वो गायब हो गया। अगले साल बोलेगा समस्या। अब वही है ना, एक पूरा सिस्टमेटिक चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तभी जेईएन बन पाओगे ना, अदरवाइज तो सिर्फ तैयारी करते रह जाओगे। हाँ चिल करने चला गया, वो चिल करने चला गया वो तो ठीक है, लेकिन क्लास चालू होते ही डायरेक्ट डाउट, वो भी बीच टॉपिक में, और उसके बाद में उस डाउट से उसको आपको लेना देना ही नहीं है। इस साल की लास्ट क्लास, अरे हाँ यार इस साल की लास्ट क्लास है ये तो। अब अगले साल पढ़ेंगे ना अपन। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, देख रहे हो, 2 साल तक पढ़ा रहा हूं मैं लगातार एक सब्जेक्ट। तुम्हारा थ्योरी ऑफ मशीन 1 साल में नहीं 2 साल में खत्म होगा। 2021 से लेकर 2022 तक चला है पूरा सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर अ फ्लाईव्हील, consider a flywheel whose mass capital M, whose mass capital M is distributed almost equally between a heavy ring like rim
ring like rim of radius capital R and concentric जिनका सेंटर सेम हो. डिस्क लाइक फीचर, डिस्क लाइक फीचर ऑफ रेडियस R/2. मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये. R/2. हाँ, अभी डाउट लिखा तो मैं अभी पढ़ता हूं, बस क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं. अदर पार्ट्स of the flywheel, other parts of the flywheel such as spokes, etc. have negligible mass, मतलब स्पोक्स वगैरह का कोई भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंसीडर नहीं करना है. द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर अल्फा इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the flywheel about its axis of rotation is expressed as alpha mr square is सो ये क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है. उम्मीद करता हूं कि आप इसे सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी सी खराब है पहली चीज तो, फिर इसका सॉल्यूशन तो इतना खराब नहीं है. अब आपके डाउट्स पढ़ लेते हैं. सर टर्निंग मोमेंट में एरिया वाइज ऐसे पता करते हैं लाइक A1 A2 E3. नहीं समझ में आई परमेश्वर बात, क्या लिख दिया आपने? टर्निंग मोमेंट में एरिया वाइज ऐसे पता करते हैं लाइक A1. अरे परमेश्वर, अब ये चीज तुमने कहां देखी, सही से बताओ ऑनेस्टली. ऑनेस्टली बताओ ये चीज कहां देखी तुमने? आज तुम्हारी क्लास लगेगी. अब नहीं, कहां पढ़ा ये? आज तुमको मेरा श्राप लगने वाला है. और तुमको बोला ना जो बुक में लिखा हुआ उसको प्रेफर नहीं करना है. और दूसरी चीज बेटा, मैंने यहां भी मल्टी सिलेंडर आपको करवाया कहां है? मल्टी सिलेंडर का क्वेश्चन करवाएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करवाएंगे. अभी तो क्वेश्चन में कहीं पर टर्निंग मोमेंट करवाए नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो आगे भागने की कोशिश मत करो. अब अगला डाउट किसका है? सूरज का. डिस्क और रेडियल टाइप फ्लाईव्हील का यूज कहां पर होता है? डिस्क और रेडियल टाइप फ्लाईव्हील का यूज नहीं होता, फ्लाईव्हील का यूज होता है. ठीक है, जहां पर स्पीड फ्लक्चुएशंस आएंगे वहां फ्लाईव्हील का यूज होगा. अब आप अपने हिसाब से सुटेबल फ्लाईव्हील यूज करते हो. जैसे एसी का यूज कहां होता है? जहां पर गर्मी पड़ेगी. अब आपका बस चले तो स्प्लिट एसी लगाओ, आपका इच्छा करे तो विंडो एसी लगाओ.
टी शेप वाला फ्लाईव्हील देखे हो इंजन में? मैंने सारे इंजन जाके देखे नहीं है। अब अगर आप पूछोगे सर फॉर्मूला 1 रेसिंग कार में कौन सा फ्लाईव्हील यूज होता है, तो मैंने नहीं देखी है वो गाड़ी, ये सिर्फ गूगल बता सकता है। ठीक है भाई, डाउट जैसा पूछा करो ना। आप बोलोगे सर रॉकेट स्पेस में भेज रहे, बताओ कौन सा इंजन लगाना है, कौन सा फ्लाईव्हील लगाना है। सर ने थोड़ी भेजी है रॉकेट कभी। हाँ, तुम ये पूछ सकते हो कि सर फ्लाईव्हील का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका क्या करना है, कैसे करना है। मतलब गूगल मत समझो कि कुछ भी टाइप करो सर जवाब दे देंगे। जो पढ़ाया है उसमें अगर एक्चुअल में डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं है तो जबरदस्ती का डाउट बनाओ मत। हाँ, ये एकदम सही बात बोली, मैकेनिकल एडवांटेज। अरे यार 2 मिनट खराब कर दिए, वरना मैं बता देता मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। चलो फिर से बता देता हूं, अभी भी बता देते हैं। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एक टर्म होती है इफिशियंसी, एक टर्म होती है बेटा इफिशियंसी, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, इसे बोलते हो आप इफिशियंसी। इसी तरीके से एक टर्म होती है मैकेनिकल एडवांटेज, ये बोला जाता है फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट, फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट। सो जब पावर का रेशियो लिया जाएगा, कितनी पावर मिल रही है और कितनी पावर आप दे रहे हो, उसे बोलते हैं इफिशियंसी। कितना फोर्स आपको मिल रहा है, कितना फोर्स आप दे रहे हो, कितना फोर्स आप दे रहे हो, कितना फोर्स आपको मिल रहा है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इफ इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी इक्वल्स टू 100%, तो जो भी पावर दी जाएगी उतनी ही पावर आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। और पावर का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो इनपुट पावर है तो बोलेंगे इनपुट फोर्स मल्टीप्लाई बाय इनपुट वेलोसिटी इक्वल्स टू आउटपुट फोर्स मल्टीप्लाई बाय आउटपुट वेलोसिटी। सो यहां से आप बोल सकते हो फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट, force output divided by force input which is equals to velocity input divided by velocity output। तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो वेलोसिटी इनपुट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आउटपुट। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? ये मैकेनिक्स की कहानी है, मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स ही है। अब सुनो, एक सिंगल स्लाइडर, एक सिंगल स्लाइडर की इनिशियल पोजीशन यहां पर है, थोड़ी देर बाद सिंगल स्लाइडर को हमने देखा ये पहुंच गया यहां पर। तो इस इंस्टेंट में आपने इसको दिया एक ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर, ये है वेलोसिटी इनपुट। भाई इसके पास एक ओमेगा रहेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर रहेगी ना, लेकिन आउटपुट किसके ऊपर मिलेगा? स्लाइडर के ऊपर। लेकिन यहां पर स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी है? 0। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, सर्किल बना के पूरा आईडीसी ओडीसी सब कुछ पढ़ाया है। तो अगर ये इनपुट वेलोसिटी है क्रैंक के पास में, अगर ये आउटपुट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आउटपुट 0, तो मैकेनिकल एडवांटेज इंफिनिटी। इस कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलते हो टॉगल पोजीशन। इसको क्या बोलते हो आप? टॉगल पोजीशन। बोलो यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? सो कभी कभी एग्जाम ऐसा पूछ लेता है टॉगल पोजीशन के ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या तो टॉगल पोजीशन होगा, क्या मैकेनिकल एडवांटेज होगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। बहुत सिंपल सी कहानी है कि जब वेलोसिटी, आउटपुट वेलोसिटी इनफाइनाइट 0 हो जाए तो आउटपुट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। सो अगर आउटपुट वेलोसिटी 0 तो ये मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट, आउटपुट फोर्स बहुत ज्यादा तो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा। तो हम बोलेंगे आउटपुट वेलोसिटी 0 मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट। जनरली इस कॉन्सेप्ट को, इस मैकेनिज्म को आप यूज भी करते हो स्टोन क्रशर। स्टोन क्रशर होता है ना, पत्थर तोड़ने वाली मशीन, उसके अंदर आप इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करते हो स्टोन को क्रश, तोड़ने के लिए। पत्थर जो होता है ना उसको तोड़ने के लिए आप इस मैकेनिज्म को यूज करते हो।
चलिए, सो मेरे ख्याल से पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कॉपी में लिख देना। स्लाइड नंबर 13 का स्क्रीनशॉट, हाँ इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये आपका होमवर्क है, इसको करोगे तब कल बताऊंगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो 3 दिन मिलेंगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो आप सभी लोग अच्छे से चीजों को रिवाइज करना है, इन 3 दिनों को यूटिलाइज करना, जो अब तक पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। साथ में आज हो गया 30 दिसंबर, कल 31 दिसंबर है, तो बहुत अच्छे से, बहुत सेफ्टी के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। सो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब जब हम लोग मिलेंगे तो न्यू ईयर तो निकल चुका होगा। हाँ बिल्कुल, तो अपना और अपने साथ वालों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, साथ में कोरोना का भी स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है, और सेफ्टी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को।